Welcome on Easy Learning. Now today we are going to cover the next part of BPC 014 of Psychopathology of Block 2, Unit 4 and Part 3. I have already uploaded two parts from this unit, Part 1 and Part 2, that is Pervasive Developmental Disorder. In this part of the video you will learn types of pervasive developmental disorder, means परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कितने प्रकार होते हैं उसको जानेंगे। सबसे पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप जरूर देखें इसको देखने से पहले। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर में ये जो टर्म है, शब्द है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, वो आखिर में क्या क्या चीज़ों को जो है जन्म देता है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा मैंने पहले भी बता रखा है स्टार्टिंग में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। चलिए देखते हैं इसमें। तो इसको शॉर्ट में आपको याद रखना है, इसका शॉर्ट नाम है PDDS, मतलब परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और टर्म का मतलब शब्द होते हैं, इज़ रिलेटिवली मतलब होते हैं हायर डिग्री। तो अगर अधिकतर उच्च स्तर के रूप से देखा जाए रिलेटिवली, तो एक नया क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन का मीनिंग होते हैं वर्गीकरण, ठीक है। अब ये किया कब गया था, तो इसका यूज़ जो है सबसे पहली बार जो है विच वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द 1980s। इसे 1980s में पहली बार यूज़ किया गया था। और क्यों किया गया था, तो टू डिस्क्राइब ए क्लास ऑफ चाइल्डहुड ऑनसेट ब्रेन डिसऑर्डर, कि चाइल्डहुड की जो क्लास होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जहाँ पे उनका ब्रेन डिसऑर्डर शुरू होता है। ऑनसेट मतलब होता है शुरू होना, ठीक है। दैट रिजल्टेड इन सीवियर एंड परवेसिव इम्पेयरमेंट्स इन फंक्शनिंग। और इस ब्रेन डिसऑर्डर होने के कारण जो है वो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा गंभीर और परवेसिव जो इम्पेयरमेंट होते हैं वो तैयार करते हैं फंक्शनिंग में। क्योंकि निश्चित हर एक व्यक्ति फंक्शन करता है और जब ब्रेन डिसऑर्डर होगा तो उससे उसे सीवियर या परवेसिव इम्पेयरमेंट होंगे। और परवेसिव इम्पेयरमेंट का मतलब होते हैं जो सदा के लिए जो है कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक रूप से व्यक्ति को बेकार कर ही देते हैं। इसी को परवेसिव इम्पेयरमेंट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। Disorders within this classification share common characteristics of impairment in social interaction, imaginative activity, verbal and non-verbal communication skills, and a limited number of interest and activities that tend to be repetitive. कहते हैं कि जब वर्गीकरण किया गया था या इस क्लासिफिकेशन के जो डिसऑर्डर हैं उनके अंतर्गत कुछ कॉमन इम्पेयरमेंट के लक्षण बताए गए थे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बताया। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जो सबसे अलग होते हैं। हर एक व्यक्ति की हर एक चीज़ की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। और वो क्या क्या जो है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इम्पेयरमेंट की, तो उसके बारे में दे रखे हैं। कहते हैं जब ये डिसऑर्डर होती है तो इसमें सोशल इंटरेक्शन, समाज में अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें आपको परेशानी होती है, इम्पेयरमेंट आ जाती है। इमेजिनेटिव एक्टिविटी, आप कुछ इमेजिन करने बैठे लेकिन उसमें भी आप सक्सेस नहीं कर पाते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आप इशारे के जरिए, किसी साइन लैंग्वेज के जरिए जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है, या वर्बल मतलब बोल करके किसी को बताना चाहते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत होती है। एंड ए लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरेस्टेड एक्टिविटीज़ दैट टेंड टू बी रिपीटेटिव, और एक आपकी इंटरेस्ट जो होती है बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, आपकी एक्टिविटीज़ भी बहुत लिमिटेड हो जाती है। आप समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। और जो इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ आपके अंदर रहती है दैट टेंड टू बी रिपीटेटिव, मतलब वहीं आप बार बार करते हैं, दैट टेंड टू बी रिपीटेटिव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, द लेटेस्ट रिविजन ऑफ द DSM-4 APA 2000 recognizes 5 disorders under the category of pervasive developmental disorders। DSM-4 को रिवीजन किया गया और सबसे जो हाल फिलहाल का रिवीजन था इसे APA 2000 में किया गया था, ठीक है। और यह 5 प्रकार के डिसऑर्डर को मानती है और इसे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत रखती है। और कहते हैं इस टेबल को देखने के लिए फॉर कंपैरिजन ऑफ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिससे कि आप परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की तुलना कर सकें।
ये है 5 टाइप्स आपके। इसमें सबसे पहले जो आपका है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, सेकेंड है एस्पर्जस डिसऑर्डर और एस्पर्जस सिंड्रोम, थर्ड है आपके रेट्स डिसऑर्डर, फोर्थ है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर CDD, और फिफ्थ है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड PDD-NOS। आप सारे के शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ईजी होगा, नहीं तो डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके मेमोरी से एग्ज़ाम के टाइम उतर जाए। ठीक है, जैसे यहाँ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है तो इसको AD याद रख लें। ठीक है, AD, इसको AD याद रख लिए। नीचे है ही आपका एस्पर्जस डिसऑर्डर AS या एस्पर्जस सिंड्रोम है। रेट्स डिसऑर्डर है तो इसको आप RD याद रख लें। ऐसे करके इससे क्या होगा कि आपको आसान हो जाएगा टाइप्स ऑफ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को समझने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले जो है हम इसमें देखते हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? तो इसमें कहते हैं कि जो सबसे जाने माने हुए जो ये सारे डिसऑर्डर है, द बेस्ट नॉन ऑफ दिस डिसऑर्डर्स, या गड़बड़ी है या खराबियां हैं, डिसऑर्डर है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय सस्टेन्ड इम्पेयरमेंट इन कॉम्प्रिहेंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सोशल क्यूज, aberrant language development and uses, and restricted stereotypical behavioral patterns। उसको कैरेक्टराइज्ड की जाती है, उसको खास बनाया जाता है सस्टेन्ड इम्पेयरमेंट के जरिए। सस्टेन्ड इम्पेयरमेंट का मतलब होता है फिजिकल या मानसिक खराबी तो है, लेकिन वो चलाओ के युग है, मतलब उससे काम चल सकता है। ठीक है, उसी को सस्टेन्ड इम्पेयरमेंट कहा जाता है। और इससे वो खास करके जो कॉम्प्रिहेंड होते हैं किसी चीज़ को समझने में, या सोशल जो क्यूज़ होती है उसका उत्तर देने में। ठीक है, मैंने क्यूज़ के बारे में बता रखा है। एबरेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है उससे अलग होना, इसको एबरेंट कहा जाता है, और उसका यूज़ करना। एंड रिस्ट्रिक्टेड स्टीरियोटिपिकल बिहेवियरल पैटर्न शामिल होते हैं। स्टीरियोटिपिकल जानते हैं, घिसे पीटे हुए जो व्यवहारिक जो तरीके होते हैं, पैटर्न होते हैं, उसी को स्टीरियोटिपिकल बिहेवियरल पैटर्न कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें शामिल होती है इसमें, लेकिन ये जो होती है ये सस्टेन्ड इम्पेयरमेंट होती है, मतलब ये किसी न किसी तरीके से इससे जो है जिसको ये डिसऑर्डर होता है वो अपना काम चलाता रहता है। चाहे यहाँ सोशल क्यूज़ की बात किया जाए, चाहे एबरेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट की यूसेस की बात किया जाए, चाहे स्ट्रिक्टेड स्टीरियोटिपिकल बिहेवियरल पैटर्न की बात किया जाए, इन सभी को लेकर के ये अपना काम चलाते हैं। और आगे दे भी रखे हैं, इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म वेरी वाइडली इन सिम्टम एक्सप्रेशन, कॉग्निटिव लेवल एंड एडेप्टिव एबिलिटीज़। ऑटिज्म वाले जो इंडिविजुअल या व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, या उसमें अंतर पाए जाते हैं, वैरी होते हैं, और उनके अंदर जो लक्षण होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा वैरी होते हैं। सिम्टम जो होते हैं, खास करके उनके जो बोलते जब है, एक्सप्रेशन जब करते हैं, उनकी जो कॉग्निटिव लेवल होती है, मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है, और उनकी जो एडेप्टिव एबिलिटीज़ होती है। एडेप्टिव एबिलिटीज़ जानते हैं कि कहीं पे जाके किसी माहौल में जो ढलने की जो क्षमता होती है, इसमें ये बहुत ही अलग होते हैं। तो ये था आपका ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये सस्टेन्ड इम्पेयरमेंट में होता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट तो होती है लेकिन किसी न किसी तरीके से ये उससे काम चलाता है, इसी को सस्टेन्ड इम्पेयरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट जो 4.2 में है वो है आपका एस्पर्जस डिसऑर्डर। और ये जो एस्पर्जस डिसऑर्डर है इसको कैरेक्टराइज किया जाता है by impairment and oddity of social interaction and restricted interest and behavior similar to those seen in autistic disorder। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर होते हैं इसे अलग किया जाता है या खास बनाया जाता है इम्पेयरमेंट और जो सोशल इंटरेक्शन की जो ऑडिटी है। इम्पेयरमेंट तो जानते ही हैं, ऑडिटी होते हैं जो सोसाइटी में जो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और वो बहुत विचित्र तरीके से करते हैं, बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से करते हैं। एंड रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, और ऐसा लगता है उनका जो इंटरेस्ट है वो तो रिस्ट्रिक्टेड है, और बिहेवियर भी उसका रिस्ट्रिक्टेड है, सिमिलर टू दोज सीन इन ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। और ये जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में जो देखे जाते हैं जितनी भी सारी चीज़ें उसी से ये मिलते जुलते हैं। इट इज़ रिगार्डेड एज माइल्ड वर्जन ऑफ ऑटिज़म, और ऐसा माना जाता है कि ऑटिज़म का एक हल्का रूप है ये,
या वर्जन है। अनलाइक ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, इन एस्पर्जर्स डिसऑर्डर नो सिग्निफिकेंट डिलेज अकर इन लैंग्वेज। कहते हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की तरह, क्योंकि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर मैंने बताया था क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एस्पर्जर्स डिसऑर्डर होते हैं, इसमें कोई खास महत्वपूर्ण जो है लैंग्वेज में जो घटने वाली जो विलम्ब है वो नहीं होती है। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है, जिसमें सोचने समझने की जो विकास की क्षमता होती है वो नहीं होती है। और एज अप्रोप्रिएट सेल्फ हेल्प स्किल्स, और एज के अनुसार से जो उचित जो खुद की जो सेल्फ हेल्प स्किल्स होती है वो नहीं होती है। क्योंकि ऑटिज़म ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन एस्पर्जर्स डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे इसमें, एस्पर्जर्स डिसऑर्डर appears to have a somewhat later onset than autistic disorder। कहते हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि जो एस्पर्जर्स डिसऑर्डर होते हैं इसमें आपको कुछ बाद में ये जो डिसऑर्डर होते हैं वो शुरू होते हैं। अगर इसको हम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के कंपैरिजन से देखते हैं तो, और एटलीस्ट इज़ रिकॉग्नाइज्ड लेटर, या कम से कम ये बाद में इसको पकड़ लिया जाता है या रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि इसे एस्पर्जर्स डिसऑर्डर है। एन इंडिविजुअल विद एस्पर्जर्स डिसऑर्डर डज नॉट पॉजेस सिग्निफिकेंट डिले इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। कहते हैं एस्पर्जर्स डिसऑर्डर वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो महत्वपूर्ण जो डिले होती है वो शामिल नहीं होती है, मतलब ज़्यादा विलंब नहीं होती है, सिग्निफिकेंट डिले नहीं हो पाती है। हाउएवर ही और शी में हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग द सटल्टीज यूज्ड इन कन्वर्सेशन। कहते हैं भले ही उनके अंदर जो है कुछ कठिनाई हो सकती है, कन्वर्सेशन में जो एबिलिटी होती है, स्ट्रेटजीज होती है बात करने की, उसको समझने में, उसी को सटल्टीज़ कहा गया है यहाँ पे, सच एज आयरनी एंड ह्यूमर। जैसे कि आयरनी और ह्यूमर, ये आपका लिटरेचर का पार्ट है, आयरनी ह्यूमर किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल्सो while many individuals with autism have mental retardation, a person with Asperger's possesses an average to above average intelligence। कहते हैं एक और, while मीन्स एक और या जबकि, बहुत सारे इंडिविजुअल ऑटिज़म वाले जो होते हैं उससे मेंटल रिटार्डेशन होती है, मतलब उनका जो दिमाग का जो विकास होता है ना उस पर एकदम ब्रेक लग जाता है, उसी को मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। लेकिन कहते हैं जो एस्पर्जर्स वाले होते हैं उसमें एक एवरेज या एवरेज इंटेलिजेंस से ऊपर जो होती है ये क्षमता होती है। और एस्पर्जर्स जो है इज़ समटाइम्स इनकरेक्टली रेफर टू एज हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म। इससे गलत तरीके से कभी कभी जो है बताया जाता है हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म के रूप में। तो ये था आपका एस्पर्जर्स डिसऑर्डर। तो ऑटिज़म जानते हैं, एस्पर्जर्स कैसे ऑटिज़म से अलग होते हैं वो हमने अभी आपको जस्ट बता दिया इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में, ठीक है। चलिए अब रेट्स डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो ये जो रेट्स डिसऑर्डर है, रेट्स सिंड्रोम होती है कि आप किसी का पूरा शरीर देख करके, पूरा चेहरा देख करके उसके लक्षण को आप पहचान जाते हैं किस टाइप का रोग हो सकता है, इसी को सिंड्रोम कहा जाता है। इज़ रिलेटिवली रेयर, रिलेटिवली मतलब अगर एक इसको हायर डिग्री के हिसाब से देखा जाए रिलेटिवली तो ये बहुत मुश्किल से होती है, ठीक है। अफेक्टिंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फीमेल्स, और ये लगभग जो है ये निजी रूप से फीमेल्स को जो है प्रभावित कर रहे होते हैं। 1 out of 10,000 to 15,000, और 10,000 से लेकर 15,000 तक की जो आबादी होती है उसमें से एक ही फीमेल होते हैं जो इसके शिकार हो जाते हैं। After a period of normal development, sometime between 6 and 18 months, autism-like symptoms begin to appear। कहते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट के कुछ पीरियड के बाद, कहते हैं कुछ 6 और 18 महीने के बीच में ऑटिज़म लाइक जो सिम्टम होते हैं वो इसमें दिखाई होना शुरू हो जाते हैं, begin to appear। The little girl's mental and social development regresses, और जो लिटिल गर्ल की जो मेंटल और सोशल डेवलपमेंट है वो रिग्रेस होना चालू हो जाती है। रिग्रेस का मतलब होती है पुरानी अवस्था में आना या खराब से खराब अवस्था में पहुंच जाना। चिल्ड्रन विथ रेट्स डिसऑर्डर फॉलो एन अपरेंटली नॉर्मल प्रीनेटल एंड पेरीनेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं रेट्स डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं वो साफ साफ तरीके से
एक नॉर्मल प्रीनेटल और पेरीनेटल जो पीरियड होती है डेवलपमेंट के, उसको फॉलो करते हैं। प्रीनेटल और पेरीनेटल क्या होते हैं? प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले, और पेरीनेटल मतलब जन्म या जन्म के बाद 1 हफ्ते के बीच का जो समय होता है, उसी को पेरीनेटल कहा जाता है। विद टिपिकल मतलब एक यूजुअल जो क्वालिटी होती है, उसी को टिपिकल कहा जाता है। अर्ली साइकोमोटर डेवलपमेंट मतलब शुरुआत की जो साइकोमोटर डेवलपमेंट होती है, साइकोमोटर जानते ही हैं, जिसमें आपके ब्रेन से में जो ब्रेन के जरिए जो आपका मूवमेंट वाला जो सारा काम होता है, वो साइकोमोटर के कारण होता है। एंड नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस एट बर्थ, और जन्म के समय जो हेड का सरकमफेरेंस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। हेड सरकमफेरेंस खास करके जो ईयर्स होते हैं और आइज़ होते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है, जो मतलब ये कह सकते हैं कि ब्रेन का जो लार्जेस्ट एरिया होते हैं बिल्कुल, उस हिसाब से जो हेड सरकमफेरेंस निकाला जाता है। ठीक है, और हेड सरकमफेरेंस आप देखेंगे किसी किसी बच्चे में बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। This period of fairly typical development is followed by gradual loss of speech and purposeful hand use, and the development of microcephaly, deceleration of head growth, seizures, autistic features, difficulties in coordinating gait or trunk movements, and stereotypic hand movements such as handwriting, licking or biting the fingers and tapping or slapping. कहते हैं ये जो अवधि होती है, ये उचित रूप से एक यूजुअल क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट को तैयार करती है। इसी को टिपिकल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो लगातार या धीरे धीरे जो है स्पीच का लॉस होना शुरू हो जाता है, और पर्पसफुल हैंड यूज़ होते हैं, मतलब आपको जितना काम है उतना आप हैंड का यूज़ करिए। एंड द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसेफली के डेवलपमेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, माइक्रोसेफली में आपका जो हेड की जो ग्रोथ होती है, खास करके मतलब हेड की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है इसमें, तो इसी को डिसलरेशन ऑफ हेड ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, ये होना शुरू हो जाता है। सीजर्स मतलब किसी चीज़ के फोर्स के द्वारा किसी चीज़ को प्रभावित किया जाता है, इसी को सीजर्स कहा जाता है। इसमें ऑटिस्टिक फीचर होते हैं, ऑटिस्टिक ऊपर ही बता चुके हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन कोऑर्डिनेटिंग गेट मतलब अपनी जो चाल ढाल होती है उसको एकदम मजबूत करने में इन्हें कठिनाई होती है, या अपना हाथ पैर जो चलाते हैं उसी को ट्रंक मूवमेंट कहा गया है। एंड स्टीरियोटाइपिक हैंड मूवमेंट और घिसा पीटा हुआ इनका हाथ चलाने का तरीका होता है। जैसे हाथ जब भी चला रहे होते हैं तो इसको रिंग कर रहे होते हैं, मतलब ऐंठ रहे होते हैं, मरोड़ रहे होते हैं, हाथों को जो फिंगर होते हैं चाट रहे होते हैं, फिंगर को काट रहे होते हैं, फिंगर से किसी चीज़ पे बजा रहे होते हैं या स्लैप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे के आगे देखते हैं कि क्या दे रखे हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, इंटरेस्ट इन सोशल एंगेजमेंट डिमिनिशेस इन द फर्स्ट फ्यू ईयर फॉलोइंग ऑनसेट। कहते हैं जब ये चीज़ आरंभ होते हैं तो पहले के कुछ वर्षों में जो सोसाइटी में आपको लग के बात करनी चाहिए, सोसाइटी में घुल मिलना चाहिए, उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, तो इन चीज़ों में कमी आने लगती है, तो इसी को डिमिनिश कहा जाता है, कमी आना। बट में री एमर्ज लेटर, लेकिन कहते हैं ये दोबारा से शुरू हो सकते हैं, हो सकता है कि वो व्यक्ति दोबारा से सोसाइटी में जो है इंटरेक्शन करना शुरू कर दे, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। चिल्ड्रन विद रेट्स डिसऑर्डर हैव सीवियर इम्पेयरमेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। कहते हैं कि अगर लैंग्वेज के विकास की बात किया जाए तो रेट्स डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं उसमें काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा खराबी पाई जाती है, उसको लैंग्वेज सीखने में बहुत दिक्कत होती है। सीवियर साइकोमोटर रिटार्डेशन, साइकोमोटर जो है उस पर उसका जो विकास होना चाहिए उस पर एकदम बिल्कुल ब्रेक लग जाता है। एंड सीवियर टू प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, और इसे एक बहुत ज़्यादा गंभीर से लेकर के और जो बर्दाश्त करने लायक नहीं होती है, प्रोफाउंड होती है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती है, वहाँ तक जो है मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रेट्स डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड। कहते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो रेट्स डिसऑर्डर से जुड़े होते हैं, उसका इलाज किया जा सकता है। फिजिकल, ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी कैन हेल्प विद प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड स्पीच। कहते हैं इसमें शारीरिक, ऑक्यूपेशनल और जो स्पीच थेरेपी है, स्पीच थेरेपी का मतलब होते हैं जो आप बोल के किसी चीज़ का इलाज करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में
और स्पीच में जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपको मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है 4.4.4 में इसको कहा गया है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, CDD। तो चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर जो है CDD, ऑल्सो टर्म्ड हेलर सिंड्रोम, इसको हेलर सिंड्रोम का नाम भी दिया जाता है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड रिग्रेशन इन सेवरल एरियाज। ये बिल्कुल इनको मार्क्ड रिग्रेशन से जो है बहुत सारे क्षेत्रों में अलग किया जाता है। मार्क्ड रिग्रेशन का मतलब हुआ एक क्लियर जो है पुरानी अवस्था में ख़राब अवस्था में आने की जो प्रक्रिया होती है उसको, या पुराने से पुरानी अवस्था में आने की प्रक्रिया होती है उसको मार्क्ड रिग्रेशन कहा जाता है। ऑफ फंक्शनिंग फॉलोइंग नॉर्मल डेवलपमेंट, और किस में, तो जो फॉलोइंग नॉर्मल डेवलपमेंट होती है उसको फंक्शन करने में जो अपनी ज़िंदगी की पहली 2 साल होती है उसमें दे रखे हैं। अब रिग्रेशन के ऊपर दे रखे हैं कि रिग्रेशन कैन अकर एनी टाइम आफ्टर द फर्स्ट 2 years एंड बिफोर एज 30। कहते हैं रिग्रेशन पहले 2 वर्ष और 10 वर्ष की एज से पहले जो है वो किसी भी समय हो सकती है। बट ऑनसेट टिपिकली अकर्स बिफोर 4 years ऑफ एज, लेकिन जो इसका आरंभ है वो यूजुअल क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए, टिपिकली देखा जाए तो ये 4 वर्ष की एज से पहले होती है। आफ्टर डिटेरिएशन द चिल्ड्रन क्लोजली रिजेंबल चिल्ड्रन विद ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। कहते हैं बिल्कुल छत बिछत होने के बाद, बिल्कुल बर्बाद होने के बाद चिल्ड्रन जो है बिल्कुल जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं उससे रिजेंबल करते हैं, मतलब रिजेंबल मीन्स मिलते जुलते हैं। द कोर फीचर ऑफ द डिसऑर्डर इंक्लूड लॉस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्क्ड regression of reciprocal interaction and the onset of stereotyped movements and compulsive behavior। कहते हैं इसमें यहाँ पर में कि इस डिसऑर्डर की जो फीचर है उसका जो अगर केंद्र तक जाया जाए, अंदर तक जाया जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, क्या क्या खास चीज़ें होती है। इसमें आपके जो बोलने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। मार्क्ड रिग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, रेसिप्रोकल रिएक्शन में आपका क्लियर जो है रिग्रेशन होता है, मतलब ऐसा लगता है कि आप बुरे से बुरे अवस्था में जा रहे हैं या पुरानी अवस्था में आ रहे हैं। एंड द ऑनसेट ऑफ स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट एंड कंपल्सिव बिहेवियर, और घिसा पीटा हुआ जो आपका जो चाल चलन होता है उसकी शुरुआत हो जाती है, और साथ में आपकी जो बिहेवियर होती है वो कंपल्सिव होती है। कंपल्सिव का मतलब ऐसा लगता है कि आप जो है उसको मतलब फोर्स के साथ कर रहे हैं या आपका दिमाग उसको करवा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे इसमें इमोशनल सिम्टम्स आर कॉमन। इसमें जो हंसने रोने की ये जो सारे लक्षण होते हैं ये हमारे बहुत कॉमन होते हैं। पर्टिकुलरली एंग्जाइटी एंड ऑल्सो इज़ द रिग्रेशन ऑफ सेल्फ हेल्प स्किल्स। खास करके जो चिंता होती है और यहाँ तक कि जो सेल्फ हेल्प स्किल्स रिग्रेशन होती है यह भी आपको दिखाई पड़ती है। सच एज बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, जैसे कि आपकी बाउल और ब्लैडर कंट्रोल होती है। बाउल और ब्लैडर कंट्रोल होती है जिसमें आप अपने आप को जो है फिज़िकली जो इंटरनली जो स्टमक में अंदर हलचल होती है उसको आप कंट्रोल करके रखते हैं। इसी को बाउल और ब्लैडर कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सेल्फ हेल्प स्किल्स की रिग्रेशन जो है हो सकती है। रिग्रेशन मतलब पुरानी अवस्था में आ सकती है या कुछ ख़राब अवस्था में भी जा सकती है ये सारी चीज़ें। वेरी फ्यू चिल्ड्रन विद हु हैव परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डायग्नोसिस मीट द क्राइटेरिया फॉर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। कहते हैं बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, वो उस सारी जो मापदंड होते हैं या क्राइटेरिया होते हैं डायग्नोसिस के उसको पूरा कर पाते हैं चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर के लिए। An estimate based on 4 surveys of pervasive developmental disorders found fewer than 2 children per 100,000 with pervasive developmental disorder could be classified as having CDD। मतलब एक आंकड़ा लगाया गया, एक अनुमान किया गया जो कि 4 सर्वे में किया गया था परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के। 4 बार सर्वे किया गया और उसमें पाया गया कि 100,000 जो बच्चे होते हैं उनमें से केवल 2 बच्चे से भी कम जो है फ्यूअर देन 2 चिल्ड्रन यहाँ पे दे रखे हैं, उनके अंदर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं।
और उसे CDD में रखा जा सकता है या क्लासीफाई किया जा सकता है। दिस सजेस्ट्स दैट CDD इज़ अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और यह सुझाव देती है कि यह परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में CDD जो है एक बहुत ही दुर्लभ सा रूप है, ठीक है, इसका बहुत ही रेयर फॉर्म है ये। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग मेल डोमिनेंस, यह मेल को बहुत आसानी से अपने काबू में ले लेता है, या मेल के ऊपर जो है इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, इसी को कहा जाता है इसमें मेल डोमिनेंस। द लॉन्ग पीरियड ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट बिफोर रिग्रेशन हेल्प्स डिफ्रेंशिएट CDD फ्रॉम रेट सिंड्रोम। कहते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट जो होती है उसकी जो लॉन्ग पीरियड होती है रिग्रेशन से पहले, ये आपको कहते हैं CDD को जो है रेट सिंड्रोम से जो है अलग करने में हेल्प कर सकती है। लिए तो आगे चलते हैं। अगर आप इस पार्ट को एक नहीं 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है एक से दूसरे को डिफ़ाइन करने में, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि इंग्लिश की हिंदी निकालना है तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होता ही है। सेम टू सेम आप जब भी आप किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में जब आप किसी को ट्रांसलेट करते हैं तो उस ओरिजिनल भाषा की सोल जो है ख़त्म हो जाती है। केवल मीनिंग को समझने के लिए जो है हिंदी का सहारा लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें 4.4.5 में जिसका नाम है परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो ए डायग्नोसिस ऑफ परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, इसका नाम है PDD-NOS, इज गिवन where there exists clinically significant impairment in social interaction and or communication or restricted interest in behavior। कहते हैं अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखे तो इसमें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राबी होती है या शारीरिक परेशानी होती है सोशल इंटरेक्शन करने में, कम्युनिकेशन करने में, बिहेवियर या जो इंटरेस्ट होती है वो बिल्कुल लिमिट हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें होती है तो ये इसे PDD-NOS में रखा जाता है। बट क्राइटेरिया फॉर ए स्पेसिफिक परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आर नॉट मेट और डू नॉट हैव द डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट डिस्क्राइब्ड इन एनी ऑफ द अबव 4 परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स स्पेसिफाइड टाइप्स। स्पेसिफिक टाइप्स कहते हैं, लेकिन जो मापदंड होना चाहिए, जो पैमाना होना चाहिए स्पेसिफिक परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर के लिए, इससे पूरा नहीं किया जाता है। और एंड डू नॉट हैव द डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट, और इसका इम्पेयरमेंट कितना होता है, किस लेवल का होता है, वो भी इसके अंतर्गत नहीं आ पाते हैं। और इसे जो 4 जो हम अभी ऊपर खास जो टाइप पढ़ चुके हैं परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के, वही दे रखे हैं। इस किसी में भी जो है इसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया जाता है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। दिस यूजुअली अकर्स इन केसेस वेयर सिम्टम्स आर प्रेजेंट बट आर टू फ्यूअर इन नंबर टू मीट क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिक डायग्नोसिस। कहते हैं यह सामान्यतया उन हालत में होता है या केसेस में होता है जहाँ पे सिम्टम्स तो मौजूद होते हैं, मतलब ऐसा लगता है इसे परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बट आर टू फ्यू इन नंबर, लेकिन वो बहुत ही कम होती है। क्योंकि परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को पूरा करने के लिए कोई ना कोई मापदंड तो भाई, कोई ना कोई पैमाना तो पूरा करेगा, लेकिन वो उस पैमाना को पूरा नहीं कर पाते। किसके लिए? तो स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए। क्योंकि डायग्नोसिस तभी पॉसिबल होती है जब आप उसको पकड़ पाएँ, लेकिन जब पकड़ ही नहीं पाएंगे तो आप डायग्नोसिस करेंगे कैसे, ठीक है। तो ये निश्चित है कि जो 4 प्रकार के ऊपर जो हम अभी पढ़े हैं उसमें परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड है, उनका स्थान जो है वो किसी भी रूप में जो है नहीं आ पाता है, इसलिए इसको नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड में डाल दिया गया है। द कंडीशन यूजुअली शोज ए बेटर आउटकम देन ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, लेकिन सामान्यतया जो स्थिति है वो एक बेहतर परिणाम जो है या आउटकम दिखाती है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की तुलना में। चलिए इसमें देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को इस चार्ट के जरिए। देखिए चार्ट दे रखे हैं और इस चार्ट के जरिए आप जो है वो आसानी से जो है सबको डिफ़र कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और इसमें आपको उतना परेशानी नहीं होगा समझने में, ठीक है। यहाँ पर में ये जो है आपका यहाँ से शुरू है फीचर है, फीचर मतलब जानते ही हैं खासियत।
ये ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का है, ये एस्पर्जर्स डिसऑर्डर का है, ये रेट्स डिसऑर्डर का है, और ये चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो यहाँ पे दे भी रखे हैं, 3 इयर्स से ज़्यादा, क्योंकि एरो इधर लगा रखा है, ठीक है, यूजुअली इन फर्स्ट ईयर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 3 इयर्स तक होते हैं। सामान्यतया जो है पहले ईयर में ज़्यादातर पाया जाता है, मतलब बच्चे का जो पहला साल होता है उसमें दे रखे हैं। और एस्पर्जर्स डिसऑर्डर आपका है, ये टिपिकली 3 इयर्स के कम तक होते हैं। इसमें आपको पहले भी बताया गया है, इसमें हालांकि जो बोलने की जो लैंग्वेज को जो सीखने की क्षमता होती है उसमें डिले नहीं हो पाती है, और जो सोचने समझने की क्षमता होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें भी डिले नहीं हो पाती है। रेट्स डिसऑर्डर में अगर आप जाएंगे तो हेड ग्रोथ में कमी आने लगती है, डिसेलरेशन होने लगता है, और 6 to 18 मंथ्स तक लॉस ऑफ पर्पसफुल हैंड स्किल 6 to 30 मंथ्स, और 6 to 30 मंथ्स तक यहाँ पे दे रखे हैं। 6 to 18 मंथ्स तक की बात करें तो ये डिसेलरेशन होते हैं, लेकिन 6 to 30 मंथ तक जो है वो पर्पसफुल हैंड जो स्किल होते हैं उनका लॉस हो जाता है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर की अगर बात करें तो ये 2 to 10 इयर्स के बीच होते हैं। ये आपको नॉर्मल डेवलपमेंट होते हैं, मतलब उतना अच्छा बेहतर तरीके से विकास नहीं, बिल्कुल सामान्य विकास हो पाता है बच्चों में, और ये 2 साल की जो एज होती है उनसे पहले होते हैं, प्रायर टू 2 इयर्स ऑफ एज। अब जेंडर की अगर बात किया जाए, जेंडर भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर से आपको पूरा चार्ट की तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपके चार्ट को देखिए, ये जेंडर की बात कहा गया है। तो जेंडर में अगर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की बात करें तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो है फीमेल की तुलना में दे भी रखा है यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स मोर लाइकली इन मेल्स। ये मेल्स में, मतलब फीमेल्स की तुलना में जो है ये मेल्स में 4 से 5 गुना ज़्यादा होने की संभावना होती है। एस्पर्जर डिसऑर्डर की बात करें तो यह कम से कम जो है दे रखे हैं मेल्स में फीमेल की तुलना में 5 गुना ज़्यादा होने की चांस होते हैं, एटलीस्ट 5 टाइम्स मोर लाइकली इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। इसके बाद अगर इसमें देखा जाए रेट्स डिसऑर्डर की अगर बात करें तो रेट्स डिसऑर्डर जो होते हैं वो ख़ास करके लगभग जो एक्सक्लूसिवली फीमेल में ही पाए जाते हैं। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर की बात करें तो ये थोड़ा सा मेल में ज़्यादा होती है फीमेल की तुलना में, अकर्स इन स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा, ठीक है, मोर मेल्स दैन फीमेल्स। यहाँ पर मैं अगर रिलेशनशिप टू मेंटल रिटार्डेशन की बात करें कि आखिर में इसमें मानसिक जो विकास होता है उस पर कितना ब्रेक लगता है, तो टिपिकली माइल्ड टू प्रोफाउंड MR। तो इसमें अगर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर ये कॉलम है, इसमें देखा जाए तो ये माइल्ड से लेकर प्रोफाउंड तक होती है। फीमेल्स लाइकली टू एग्जिबिट मोर सीवियर MR, और इसमें फीमेल में ज़्यादा ये मेंटल रिटार्डेशन होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। एस्पर्जर्स डिसऑर्डर का ये कॉलम है, इसमें नहीं के बराबर होते हैं, और इसमें अगर रेट्स डिसऑर्डर के कॉलम में जाते हैं तो सीवियर टू प्रोफाउंड होते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा से काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा गंभीर कि वो बर्दाश्त नहीं हो सके, सीवियर टू प्रोफाउंड। इसके बाद अगर हम इसमें CDD में जाते हैं, चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर में, तो ये जो है सीवियर MR होते हैं, मतलब गंभीर जो है मेंटल रिटार्डेशन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं डिजेनरेटिव्स की बात कहा गया, तो डिजेनरेटिव जो होते हैं वो आपके ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में नहीं होते हैं, इसमें आपके एस्पर्जर्स में भी नहीं होते हैं, रेट्स में होते हैं, ठीक है। और जो चाइल्डहुड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं इसमें आपके अधिकतर चिल्ड्रन में डिजेनरेशन स्टेबलाइजेस ऑकेजनली सम स्किल्स रिगेंड। डिजेनरेशन जो होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं, मतलब ठीक ठाक होते हैं, और कभी कभार जो है कुछ स्किल्स को हासिल करने में मदद करते हैं। इसके बाद सीजर्स की बात अगर किया जाए, अगर ऑटिस्टिक डेवलपमेंट में बात करें तो ये बच्चे जितने भी होते हैं अकर इन अप टू 25% ऑफ चिल्ड्रन, ये 25% ऑफ चिल्ड्रन होते हैं। सीजर्स तो जानते ही हैं, जो किसी चीज़ के फोर्स के द्वारा किसी के अंदर समाहित हो जाता है उसी को सीजर्स कहा जाता है। और एडोलोसेंस में भी होते हैं, मोर कॉमन इन एडोलोसेंस, और एडोलोसेंस में तो कॉमन होते हैं। एस्पर्जर्स
आपका जो यहाँ पे डिसऑर्डर है इसमें नहीं होते हैं, रेट्स जो डिसऑर्डर है इसमें होते हैं, और जो CDD है चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इसमें सीजर्स का जो है खतरा जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सीजर्स। इसके बाद जो एग्जांपल है एसोसिएटेड कंडीशन का, कुछ आपको मिलता जुलता हुआ कंडीशन का कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। इसमें क्या सब दे रखे हैं वो दे रखे हैं, इसमें देखिए। इसमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरस जो आपके ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले में होते हैं, ये सब सारे पाए जाते हैं। स्क्लेरोसिस, न्यूरोफिब्रोमैटोसिस, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, ये मेडिकल टर्म्स है सारे। अगर हम इसको एक एक वर्ड को बताएंगे तो ये वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इस सारे वर्ड का मीनिंग को देख सकते हैं। सिंड्रोम, ट्यूबरस, स्क्लेरोसिस, ठीक है, न्यूरो फाइब्रोमैटोसिस, इसके बाद क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्रोमोसोमल आपके एब्रेशंस जो होते हैं वो तो जानते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो बिल्कुल एकदम एक्सेप्ट स्टैंडर्ड में नहीं होते हैं, जितना क्रोमोसोमल का लेवल होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका एस्पर्जस डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल एब्रेशन होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं, डिप्रेशन, अटेंसिव डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होते हैं। ये मैंने पहले ही पढ़ा चुके हैं, आपका ADHD। इसके बाद अगर रेट्स डिसऑर्डर में जाते हैं तो ये नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर हम फिर से CDD में जाते हैं तो इसमें जो मेटाक्रोमेटिक है, उसके बाद ल्यूकोडेस्ट्रॉफी है, और शिल्डर्स के जो डिजीज़ होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में जो है आपको इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मेडिकल टर्म्स हैं, अगर आप मेडिकली अगर इसको प्रिपरेशन करना चाहें तो आप सारे वर्ड्स को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ जो है ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, क्योंकि इसके बाद आपका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो को करेंगे। ये हम आपको बता देते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ अपना सुझाव देना है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ जो है इससे बेटर होना चाहिए, इसके जगह पे ये होना चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं, या अपने तरीके से आप उसको रीड करके समझ के एग्ज़ाम में या सेल्फ प्रिपरेशन के लिए